बहुत से कम्युनल मैसेकर्स के विक्टिम्स के साथ रिबेका मेरी दोस्त और कॉलीग यहाँ है, हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। आज तक कभी डायरेक्टली मुझे किसी ने मेरे से इंक्वायरी मेरे बारे में नहीं करी, और ये मैं बता रही हूँ जानकर क्योंकि ये जो इंडिया बेस्ड करप्शन है ये बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है और उसको हमें समझना पड़ेगा। काफी साल पहले मैं एक संस्था के साथ कंसल्टेंट का काम करती थी। हम लोग सिटीजनशिप, ह्यूमन राइट्स, लीगल एड पे काम करते थे। आज उस संस्था को मेरे नाम पर एक ईमेल आया है और एक किसी व्यक्ति ने, कोई लड़के ने भेजा है पूछते हुए कि आपकी संस्था को, वो संस्था जहां मैं पहले 5-6 साल पहले थी, कि आपको राजीव गांधी फाउंडेशन से फंड्स मिले हैं, तो आप जो तर्क दे रही हैं जन लोकपाल बिल पर, क्योंकि मैं एक अदर टीवी चैनल पे अपनी बात मैंने रखी है, वो आपका इनके साथ जुड़ाव जो है उसके कारण आप अपनी बात इस तरह से रख रहे हैं। पहली बात तो राजीव गांधी फाउंडेशन से जब उस संस्था को फंड मिला मैं वहां पर थी नहीं। इस तरह की जो इंक्वायरी और विच हंट शुरू की जा रही है, जो भी अपनी बात को पब्लिक में आज जन लोकपाल बिल के खिलाफ रख रहा है, वहां पर खड़े हुए लोगों के खिलाफ मेरे मुंह से एटलीस्ट अभी तक कोई शब्द नहीं निकले हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता सकते लोगों के बारे में, बट दैट इज नॉट द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिबेट दैट आई एम गोइंग टू एवर एंगेज इन। However, to start witch hunting individuals and to pick on where they work, what they work, simply because we have a difference of opinion in a legal analysis of a bill is something that the government of India has not done. When people like us put forward a critique of quota, of TADA, of UAPA, of AFSPA, I have worked on issues in Kashmir. I have never been personally asked a question. India Against Corruption is today asking these questions to people who are raising voices only saying they disagree with this drafting. This is the nature of the movement so-called, which is being conducted at Ramlila Mehta. The same friend also told me that some people came to his house, he lives in East Delhi, and said कि आप जरा ये हस्ताक्षर कीजिए, बच्चा आया कि हम सब रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम अन्ना जी के साथ हैं और जन लोकपाल पास किया जाए। उसने कहा मेरे मतभेद है, मैं नहीं साइन करना चाहूंगा। वो बच्चा चला गया और 10 मिनट के बाद वहां पर उस एरिया के 4 प्रॉपर्टी डीलर आए और उनके घर में आके बैठ गए और उनसे बड़े प्यार से बात करने लगे और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, खुद कहा कि हम बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, हमें लगता है ये संदीप दीक्षित को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं होना चाहिए, हम लोग इस मूवमेंट के साथ हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग किसी मूवमेंट में ज्वाइन करें, मुझे उससे पर्सनली कोई आपत्ति नहीं है। आई फील वी हैव टू पॉलिटिकली एंगेज विद एवरीबॉडी। और उन लोगों ने, मेरे जो दोस्त हैं वो मुसलमान हैं, वो जिनके साथ रहते हैं वो एक लिव इन रिलेशनशिप है, उन्होंने शादी नहीं की, उनका निजी मामला है और उनकी पर्सनल चॉइस है, इसमें कानून का कोई दखल नहीं है, ना समाज का होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बहुत क्लियर कर दिया गया मुझे थोड़ी देर में कि आपका ये जो मतभेद है ये आपको महंगा पड़ेगा। वो दोस्त ने फिर उनको खड़े होकर कहा कि प्लीज आप मेरे घर से चले जाएं, और उन्होंने कहा कि हम कल से बहुत परेशान हैं, हमें लगता है कि अब हम पे खतरा है क्योंकि हमें आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये दिल्ली शहर में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें कहा जा रहा है जो कैंपेन हो रही है, उसमें ये उस पे स्पिन ऑफ्स हो रहे हैं, उसके लीडरान को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इन बातों की। मैं कानून के ऊपर आना चाहूंगी और थोड़ी सी बातें इसमें रखना चाहूंगी कि ये अलग अलग कानून को देखने का, समझने का एक विजन होती है, हर लॉ में एक विजन होती है, एक अंडरलाइन फिलॉसफी होती है और उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसकी जो विजन है, जैसे निखिल ने भी कहा कि एक थानेदार की विजन है, मुझे लगता है इसमें तो थानेदार भी नीचे रह जाएगा, ये तो बहुत बड़ा सुपर कॉप क्रिएट करने की पावर दी जा रही है, जिसको मेरा मानना है इट्स अ मॉन्स्ट्रस मोनोलिथ दैट इज बीइंग क्रिएटेड। और उसको मेरी समझ में कि उसकी अंडरलाइन फिलॉसफी ये है कि आप जो पूरा डेमोक्रेटिक ढांचे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनको चुनौती दे रहे हैं कि हम आप पर निगरानी रखेंगे। उसका जो फिलॉसफी है उसमें वो एक इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना चाहते हैं, वो इंस्टीट्यूशन सब कुछ करेगी और हर एक के लिए कहती है मैं करूंगी और सारी पावर उस इंस्टीट्यूशन को दी जाएगी। इट इज एक्चुअली अनहर्ड ऑफ
I mean, one is a philosophical argument which we must make against this, and the other is the pragmatic argument. To imagine that this will work. In a country which for the last 20 years finally decided to decentralize power, decided to make accountability more and more accessible and available to people. Whether it was through laws like Panchayati Raj, 73rd Amendment, 74th Amendment of the Constitution, पेशा जैसे कानून लाए गए, हर तरीके से पूरा प्रयास किया गया है कि जो पावर है वो जमीन पे जाए और वहां पर जवाबदेही लोगों की आपस में ले पाए, और उसी में कहीं ना कहीं सक्सेस मिली है। आज भी डिमांड होती है तेलंगाना जैसा स्टेट बनाया जाए, क्योंकि लोग कहते हैं जितना हमारे करीब में है उतना हमारा कंट्रोल रहता है, हम अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि हमारी विजन क्या है, हमारा स्टेट कैसे आगे बढ़े। मगर हम उसके बिल्कुल विपरीत में इसमें जाने का एक डिजाइन देखते हैं। और ये क्या करेगी? उसमें लिखा है कि ये सब कुछ करेगी, पूरा करप्शन भी देख लेगी, विसल ब्लोअर को भी देख लेगी, आपकी और मेरी म्युनिसिपैलिटी में जो चक्कर होंगे उसको भी ठीक कर देगी, वगैरह वगैरह। निखिल ने शैला मसूद का उदाहरण दिया, जो इसलिए नहीं मारी गई क्योंकि वो अन्ना हजारे की कैंपेन ज्वाइन कर रही थी। वो रियो टिंटो, जो एक बहुत ही नटोरियस ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी है, वो डायमंड माइनिंग मध्य प्रदेश में करने आई है, और वो रियो टिंटो को चैलेंज कर रही थी। कोई भी रियो टिंटो टाइप करके देखिए, उन्हें पूरे दुनिया में ऐसे कई एक्टिविस्ट को मारा है, और उस मौत के पीछे वहां की पुलिस का हाथ बताया जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। What does when I read the whistleblower segment, which is a small segment of the Jan Lokpal Bill 2011, it has a good definition under clause 2M, and says not only people working within the state and within public authority, but also outside if there are activists also. It's a good definition. Moving from there, it pays complete lip service to what they will do for whistleblowers, as it pays lip service to every other aspect. तो डाल तो दिया, बोल भी दिया, बोलने में क्या, रामलीला मैदान में खड़े होकर बोलने, और ये रोज बोला जा रहा है, टीवी पे हम देख रहे हैं। आपको मंजूर है कि विस्लब्लोअर इसमें होना चाहिए? सब लोग कहेंगे हाँ, इसमें कोई होना चाहिए, ये कोई सवाल है जिसका कोई जवाब दे सकता है। मगर आप विस्लब्लोअर के लिए क्या कहते हैं? आप क्या करेंगे? लोकपाल इमीडिएटली डायरेक्ट करेगा सिक्योरिटी एजेंसी को, अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी एजेंसी को, कि आप उस जने की हिफाजत कीजिए। पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि कौन सा लोकपाल 24 आवर्स, कौन सी ऐसी हेल्पलाइन अब चलने वाली है जो इस देश के नागालैंड और कश्मीर और केरल और सब में वो इस तरह से क्या हिफाजत दे सकते हैं? और कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी? लोकल पुलिस। वेरी गुड, प्लीज कॉल द लोकल पुलिस एंड टेल देम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू शैला मसूद। Do we understand the trajectories of corruption and its interlinkage with power? कोई नया आइडिया नहीं है इसमें। There is no creativity, there is no application of mind, there is no reasoning. When I read the whistleblower section, इसका whistleblower section जब मैंने पहली बार खोला, मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि ये एक urgent need है, और हम देख रहे हैं आसपास कैसे लोगों को मारा जा रहा है। रोना आया वो whistleblower के 4 सेक्शन पढ़ के। 2 मिनट में किसी ने फटाफट ड्राफ्ट करके हमारे मुंह पे फेंक दिया है। ऐसा नहीं है कि और लोग whistleblower एक्ट पे सोच नहीं रहे, NCPRI वाले कई मीटिंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है उनके पास अभी ठीक इलाज नहीं आया, वो और लोगों से बात करना चाहते हैं कि कैसे इस पावर और क्रिमिनलिटी का जो नेक्सस है, इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। ये आसान तोड़ नहीं है, और शायद कानून के पास इसका जवाब भी नहीं होगा अंत में। मगर आपने इसमें डाल दिया और कह दिया लोकपाल कर देगा आपके लिए, और लोग खुश हैं, क्योंकि लोग इस तरह से डिस्कशन नहीं होती है। और साथ साथ ये सब काम में एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आपकी जो सोच, आपको लगता है यही गलत व्यक्ति है, वो आप ट्रांसफर नहीं करें दूसरे को। ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि सब लोकपाल के अंडर है। लोकपाल सबको डायरेक्ट करेगा, लोकपाल ही सबको अपॉइंट भी करेगा, और वैसे वो लोग फरिश्ते ऊपर से नहीं गिरने वाले, वो इसी ब्यूरोक्रेसी में से उनको निकालने वाले हैं। तो समझ में नहीं आता कि अचानक ये एक्सट्रीमली ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेसी लोकपाल को कैसे मिल जाएगी, जो बाकी लोगों को इतने सालों में नहीं मिल पाई। इसमें 1-2 चीजें बोलकर मैं अपनी बात रखूंगी, जो मुझे लगता है बहुत ही, माने it's absolutely it challenges our intelligence that we are expected to endorse this simply because we should support this cause that we are told. And some of us are determined that we cannot endorse this because these are not just errors, this is a fraud that is being played upon all of us today. इसमें कोई ट्रांसफर भी अगर करनी है
वो भी पावर लोकपाल ने अपने आप को दे दी है। तो सरकारें कैसे चलेंगी, सब कुछ कैसे होगा, बहुत तरीके से ये सिर्फ थानेदार नहीं है, इस देश चलाएगा अपने तरीके से, अपनी समझ से, जब इनको लगेगा ठीक है या गलत है। इसमें एक पावर दी गई है जिसका हमने हमेशा विरोध किया, पावर ऑफ इंटरसेप्शन। केवल आपका टेलीफोन या एसएमएस नहीं, आप पूरे इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पावर आपको बोला जाएगा from the drafters of this document. I don't think it's a bill that we are going to do this against public servants only. So why do you have a problem? I have a twofold problem against this. In principle, one is against surveillance of this nature, this complete surveillance that is to be conducted by any institutional body. Today you will introduce it for corruption against public servants. What will be the principled argument that you and I will make? What will be the coherent argument that you and I will make when this will be introduced in anti-terror laws, in other kinds of laws that we have always opposed? Okay, after all, if you are making an argument, it has to stand on some reasoning and on some principle. Not simply because I have 20,000 people behind me, I do not believe that that's an argument. जिस तरह का सर्वेलेंस इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक तरीका है। और जब महिला आंदोलन में, और उसमें हम लोगों ने खुद इस बात पे आज रिफ्लेक्ट किया है, होम मिनिस्ट्री का मैंने एक लेटर देखा है जो सिविल लिबर्टीज ग्रुप वेस्ट बंगाल ने मांगा था, जब कोटा में बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होने की बात थी। One other thing that I want to point out here is a small thing like a search warrant is given by a court. Why? आप जुडिशियल ओवरसाइट रखते हैं एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान। उस इन्वेस्टिगेशन में आयोग सर्च वारंट के लिए रीजनिंग देगा, कोर्ट देखेगा हाँ भाई इसको सर्च वारंट दिया जाए कि नहीं। कोई जरूरत नहीं है कोर्ट वोट की, सब कुछ लोकपाल करेंगे, कोई ओवरसाइट नहीं होगी। अगर हमने उठा लिया तो हमारा निर्णय तो गलत हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज द वे टू गो। एंड हर चीज के लिए जो सजाएं हैं, माने डंडा नहीं है, इस तरह का तो डंडा कभी कल्पना भी नहीं की थी। भ्रष्टाचार को रोकना है, सिस्टम को चलाना है, मगर आप लोगों को डरा नहीं रहे हैं, आप उनके यहाँ पर बंदूक रख के कह रहे हैं अब काम करो। मेरे हिसाब से इसके सिर्फ दो परिणाम हो सकते हैं। ये सिस्टम या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इट विल स्टॉप फंक्शनिंग, nobody will do any work as a public servant right down to the bottom, there will be complete paralysis that is going to afflict this system. Secondly, what can happen is इस देश की ब्यूरोक्रेसी बहुत, उसके पास बहुत क्रिएटिव मेथड्स हैं काम को गोल गोल घुमा के करने के। उन्होंने 60 साल में ये कई बार शापन किए हैं मेथड्स। वो ऐसे ऐसे तरीके निकालेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा अपना काम कैसे करवाएंगे। हमको अकाउंटेबिलिटी लेनी है, हमें सिस्टम से काम करवाना है, हमें किसी के सर पे बंदूक लेके नहीं रखनी है। यहाँ पे बहुत से साथी दलित, मुसलमान, अलग अलग वर्गों से आए हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी देयर आर पीपल जो कोई दलित है, कोई मुसलमान है, कोई महिला है, और हम जानते हैं कि उनको अलग अलग कारणों से भी टारगेट किया जाता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण पब्लिक सर्वेंट टारगेट होते हैं। क्या ये कानून उन लोगों को घेरे में लाकर उनकी जिंदगियां तबाह नहीं कर सकता है? बहुत से बातों को सोचना पड़ेगा। बहुत सी जगहों पे कानून को अपने आप को लचीला छोड़ना पड़ता है, कानून को थोड़े गैप्स छोड़ने पड़ते हैं ताकि उसमें से गलत जगह पर जब फंसे तो रास्ता निकाल ले। ये कानून इस बुनियाद पे खड़ा है कि जो यहाँ बैठ रहे हैं वो सब जानते हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। और इस पर हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपना ठप्पा लगा दीजिए, वहां पर दिक्कत आ रही है।